नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे अगला लेसन 9 है, जिसका नाम है पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं प्रभाव। इसका जो लेसन का नाम है वो है पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं प्रभाव। तो इसको आज हम अच्छे से देखेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन और सभी वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। इसमें प्रिंट देखिए पीडीएफ फॉर्म में सही नहीं आया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिलहाल मैं जो बोलूँगा उसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए क्या है कि हमारी पर्यावरण जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, जिसका परिणाम हमें देखने को भी मिल रहा है। इसका कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। आप जानते होंगे कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर क्या है, हमको किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो जैसे जल है, वायु है, ध्वनि है, मृदा है, इन सब चीज़ों की जरूरत हमें पड़ती है। बोलते हैं तुम्हें ध्वनि प्रदूषण, ये सब का धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, अर्थात प्रदूषण हो रहा है। पर्यावरण के विभिन्न घटक जैसे कि आप देखेंगे, जैसे जल है, तो जल है, वायु है, मिट्टी है, ये सब अवांछनीय मिट्टी आदि में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जिनका जीवधारियों एवं अन्य घटकों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। तो प्रदूषण की परिभाषा आप लोगों समझ लीजिए कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों जैसे जल, वायु, मिट्टी आदि में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जिनका जीवधारियों के अन्य घटकों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, वह क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। अब हम जानते हैं कि जरा आप सोचिए कि क्या होगा जिससे हमारे जीवन उपयोगी संसाधन प्रदूषित हो रहे हैं। ये प्रदूषित हो गए तो क्या होगा, आइए इनके बारे में हम अब विस्तार से जानते हैं। पहला है जल प्रदूषण। क्या है, जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण क्या है, जल में किसी भी प्रकार के अवांछनीय पदार्थों की उपस्थिति जिसके कारण जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, उसे क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषित जल अनेक बीमारियों का क्या होता है, कारण भी होता है। जैसे अब ये जल प्रदूषण किन किन कारणों से होता है, इसको भी जान लीजिए। जल प्रदूषण के क्या क्या कारण है, तो इसको जानते हैं। पहले उद्योगों के द्वारा आप देखेंगे कि विभिन्न उद्योगों एवं घरेलू उपयोगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ नदियों, झीलों, तालाबों आदि में जाकर के मिल रहे हैं, जिसके उससे जल प्रदूषित कर रहे हैं। उद्योगों से जो कचरा निकलता है, जो घरेलू सामान आप फेंक देते हैं इधर उधर, वो क्या है, वो जल को प्रदूषित करता है। ये आप देखेंगे, ये फिगर में ये किसान है, ये देखिए बकलोलवा को देखिए, ये क्या कर रहा है, ये कपड़ा धुल रहा है पूरे भरे पानी में। ये किसान है, ये सब क्या है, जल प्रदूषण के ही दिखा रहा है कि जल कैसे प्रदूषित होता है। इतने वाले फिगर में यहाँ से यहाँ तक में आप जल प्रदूषण को समझ सकते हैं। दूसरा कारण है कि मानव के दैनिक जीवन, मानव जो है दैनिक जीवन की क्रियाकलाप जैसे सब इसी में करता है। नदी, तालाबों आदि में कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, सीवेज लाइन का गंदा पानी इसमें प्रवाहित करने से हमारा जल प्रदूषित होता है। तीसरा जो हमारा कारण है, कृषि एवं कीटनाशक दवाएं। अब देखिए, फसलों के अत्यधिक उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले रासायनिक खाद, ये क्या है, ये सब हमारे जल को भी प्रदूषित करती हैं। कीटनाशक दवाएं वर्षा जल के साथ नदियों, तालाबों में पहुंचकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। अब जल प्रदूषण के प्रभाव क्या होगा, जब जल प्रदूषित होता है तो इसके प्रभाव क्या होगा। तो देखिए, प्रदूषित जल का प्रभाव जलीय जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और मानवों पर भी पड़ता है, जो कि लेसन का ही नाम है कि पर्यावरण प्रदूषण एवं प्रभाव। तो इसके जल प्रदूषण के प्रभाव क्या होंगे, तो ये जल प्रदूषित है हमारा, तो प्रदूषित जल से का प्रभाव जलीय जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और मानवों पर भी पड़ता है। प्रदूषित जल पीने से बीमारियां होती हैं, जैसे जल जनित बीमारियों के बारे में आप जान लीजिए। अब जल जनित बीमारियां कौन कौन सी हैं, जल जनित बीमारियां जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, अमीबा के कारण पेयजल के माध्यम से अथवा एकत्रित जल में पनपने वाले मच्छरों के काटने से फैलती है। अब इनके विषय में आइए हम जानते हैं। ये देखिए यहाँ पे इनके विषय में
हम लोग जान लेते हैं ये क्या किससे क्या होता है। तो जो पेचिस है वो पेचिस इसी को अमीबा बोलते हैं। तो इसके एकत्रित जल में मच्छर की प्रजातियों के द्वारा ये पनपते हैं। अतिसार ये जीवाणु द्वारा है, ये जैसे एंडीज एनाफ्लीज आदि पनपती हैं। टाइफाइड जीवाणुओं के द्वारा जो डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसे रोग, पीलिया विषाणु के द्वारा, हैजा जो है जीवाणु के द्वारा। ये आपका 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि अतिसार विषाणु, टाइफाइड विषाणु, पीलिया विषाणु, जीवाणु, ये सब इस तरह जो ये दिया हुआ है आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा, ये फैलता है। अब जल जनित रोगों से बचाव के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो देखिए, जल जनित जो रोग हैं इनसे बचाव के लिए हमें कुछ सावधानी बरतना होगा। जैसे हम अपने परिवेश को स्वच्छ रखें, आसपास के कूड़ा कचरा एकत्रित ना होने दें। दूसरी बात, पीने के लिए स्वच्छ जल का प्रयोग करें, पेयजल की स्वच्छता पर स्वच्छ स्थान पर ढक कर रखें। तीसरी बात है कि हमें आसपास जल एकत्रित ना होने दें। चौथी बात है कि जल के स्रोतों को अपने दैनिक क्रियाकलापों से दूषित ना करें। चौथी बात है कि सोते समय स्वच्छ मच्छरदानी का प्रयोग करें और रोग होने वाले चिकित्सक की सलाह से दवा लेते रहें समय समय पर। तो ऐसा करके हम कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार प्रश्न बने भी हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको आप बता देते हैं। तो मिनीमाटा रोग जो है ये जापान एक देश है, जापान के कुमामोटी कुओमितांग क्षेत्र की एक कंपनी थी। तो वहाँ पर क्या था कि चिस्लो कॉरपोरेशन जो एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था चिस्सो कॉरपोरेशन, जो कि 1932 से 1932 से लेकर के 1968 के बीच पारे के अपशिष्ट के रूप में मिनीमाटा खाड़ी में फेंक देता था। इससे खाड़ी के जल का प्रदूषण बहुत स्तर तक अधिक हो गया। खाड़ी में क्या था कि मछलियों में यह पारा जहर के रूप में प्रवेश कर गया, क्योंकि वो वहाँ फेंकता था और वहाँ पास में बगल में ही समुद्र टाइप का था, मतलब वहाँ मछलियाँ रहती थी। वो मछलियों के शरीर में जहर के रूप में प्रवेश कर गया। इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग क्या हुए, प्रभावित हुए, जिनके हाथ पैर सुन्न होने लगे। सुन्न होना, संवेदनशीलता में गड़बड़ी होना, हाथ पैर के सही समय से काम न करना, लकवा जैसे लक्षण दिखाई देने लगे। तो अब लोगों से बहुत मतलब ये लोगों के बीच ये बात फैलने लगी कि इस बीमारी का कारण क्या है, जिससे लोग बहुत से लोगों को मरने लगे। तो लोग वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, पता चला कि ये यही जो हमने बताया इसी कारण से हो रहा है। तो यह बीमारी पहली बार मिनीमाटा खाड़ी के आसपास रहने वाले में देखी गई। इसी कारण इस रोग का नाम जो रखा गया वो मिनामाटा रोग कहा गया। तो ये पता चल गया आप लोगों को। अब फिर जल प्रदूषण का नियंत्रण का क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें बहुत से उपाय करना चाहिए, जैसे नदी तालाब में कपड़े ना धोएं, पशुओं को ना नहलाएं, पेयजल स्रोतों को नियमित साफ सफाई करें, प्रत्येक नगर में वाहित जल शोधन संयंत्र लगाकर जल के प्रदूषणकारी तत्वों को पृथक करते रहें। तो इससे हम बचे जा सकते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है वायु प्रदूषण। ये देखिए, वायु का प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण क्या है? जब वायुमंडल में बाह्य स्रोतों से धूल, गैस, धुआं एवं दुर्गंध इतनी मात्रा में उपस्थित हो कि उससे वायु के मूल गुणों में अंतर आ जाए तथा उससे मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान होने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। अब इसका कारण क्या है? तो इसके कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं जैसे वाहनों द्वारा, उद्योगों द्वारा, प्राकृतिक स्रोतों द्वारा, दुर्घटनाओं के द्वारा ये सब प्रदूषित होते रहते हैं। आप देखेंगे कि वाहनों से लगातार धुआं निकलता रहता है। फिगर में भी, चित्र में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये उद्योग के द्वारा निकल रहा है, ये वाहनों के द्वारा, ये देखिए फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर, ये सब से हो रहा है। तो इन सब से क्या है कि होता है वाहनों द्वारा, जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं में कार्बन, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। उसी द्वारा उद्योगों के द्वारा जो है, जैसे रासायनिक उद्योग, खाद्य उद्योग, सीमेंट उद्योग, इन सब से होता है। तो इन सब से बचना चाहिए। प्राकृतिक स्रोतों द्वारा कैसे? जैसे प्राकृतिक आपदा, जैसे ज्वालामुखी से जो धुआं निकलता है उनसे भी होता है। तो दुर्घटनाएं, इन सब से हमें बचना चाहिए। वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है कि वाहनों
कारखानों में विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं जो सांस द्वारा हमारे शरीर के अंदर पहुंचती हैं, जैसे दमा, टीबी, एलर्जी, डिप्थीरिया इत्यादि बीमारियों को क्या करती हैं, पैदा कर देती हैं। कारखानों से निकलने वाले हानिकारक जो पदार्थ होते हैं और रसायन, वो वर्षा जल में मिलकर अम्लीय वर्षा करते हैं, जिसका प्रभाव पशु पक्षियों पर भी एवं पेड़ पौधों तथा इमारतों पर भी देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण ताजमहल है। फ्रिज, एयर कंडीशन आदि जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती हैं जो ओजोन परत का क्षरण करती हैं। ओजोन परत हमें सूर्य से हानिकारक एवं पराबैंगनी किरणों से हमें क्या करता है, रक्षा करता है, बचाता है। अब वायु में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे बोलते हैं, का निर्माण करती है। इसका अधिकता भूमंडलीय तापन का कारण बन रही है, जिससे ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ धूम तीव्र गति से पिघल रही है और समुद्र का जल जो है स्तर बढ़ रहा है। जल स्तर के बढ़ने से बाढ़ तथा तटीय क्षेत्रों को डूबने का खतरा भी बढ़ रहा है। तो इससे जो है तमाम समस्याएं हो रही हैं ये वायु प्रदूषण की वजह से। तो इन सब पर भी करना चाहिए। अब इससे एक जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी हमें जान लेना होगा। क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भोपाल में आप देखे होंगे कि भोपाल में स्थित अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। वो कारखाने में कीटनाशक रसायन के निर्माण के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड, कौन सी गैस, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो है AMIC जिसको बोलते हैं, गैस का उत्पादन किया जाता है, जो कि 2 और 3 दिसंबर कब पूछेगा यहाँ से कि 2 और 3 दिसंबर को 1984 का, ये डेट आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिएगा। 1984 की शीत रात में जहरीली मिक गैस का अचानक रिसाव हुआ, जिसके कारण वायु प्रदूषण से कुछ घंटों में ही हजारों व्यक्तियों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। भारी संख्या में जानवर भी मारे गए। इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत से लोग मारे गए थे, तो इसकी वजह से होता है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण अब कैसे करना है हमें, तो देखिए इसको नियंत्रित करने के लिए हमें कुछ उपाय करना होगा। जैसे ईंट भट्ठों को शहरों से दूर स्थापित करें, चिमनियों को ऊंचा करें, धूम अवशोषक यंत्र लगाएं, वाहनों की नियमित सर्विसिंग कराएं, कूड़ा करकट व फसलों के डंठल आदि को न जलाएं बल्कि किसी गड्ढे में डालकर खाद के रूप में तैयार कर लें। जैसे घरों में परंपरागत ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला आदि इन सब का उपयोग न करें, इनकी जगह बायोगैस का उपयोग करें। अधिक से अधिक पौधारोपण करें। वाहनों में यथासंभव जो है CNG का प्रयोग करें। इन सब के माध्यम से हम बच सकते हैं। अब हमारा आता है ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण क्या है, आपने अनुभव किया होगा कि विवाह, जुलूस एवं अन्य आयोजनों में प्रायः लोग तेज ध्वनि में DJ डिस्क जाकी जिसको बोलते हैं बजाते हैं, जिससे कानों के अजीब ढंग का आभास होता है। थोड़ी देर तक धीमी आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है। वास्तव में जब हम देखेंगे कि कानों का मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगे तो उसे शोर कहते हैं, और यही क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। कुल मिलाकर के हम इसको ये कहें कि हमारी सुनने की क्षमता जब प्रभावित होने लगी तो हम समझ लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण है। जैसे कि ये देखिए फिगर में भी, आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये सब ध्वनि प्रदूषण के ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ हेलीकॉप्टर चल रहा है, गाड़ी मोटर चल रहे हैं, तो जो बगल में ये छोटा सा बचवा है, इसको सुनने में दिक्कत हो रही, इसकी वजह से वो कान दाब के अपना सुन रहा है। ध्वनि प्रदूषण के कारण आपको बता दिए कि रेडियो, टेलीविज़न, ये सब जो है, जनरेटर, बिजली कड़कड़ाना, ये सब की वजह से होता है ध्वनि प्रदूषण। अब क्या है कि ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है, तो इसके बहुत ज़बरदस्त प्रभाव देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ध्वनि प्रदूषण से आंशिक या पूर्ण बहरेपन की शिकायत होने लगती है, लोग बहरे हो जाते हैं, और मानसिक तनाव जैसे सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा की जैसी समस्याएं भी होने लगती। अत्यधिक शोर में रहने वाले व्यक्ति को जैसे हाई ब्लड प्रेशर और की संभावना, जैसे दिल का दौरा, ये सब की दिक्कतें होने लगती है। अधिक शोर के कारण पशु पक्षी भी अपना आवास जो है छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाते हैं। अब इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको भी जान लीजिए। तो फैक्ट क्या है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की जो हमारी इकाई है वो डेसीबेल में ध्वनि की तीव्रता को हम मापते हैं, और 80 डेसीबेल से अधिक की तीव्रता की ध्वनि कानों पर क्या करती है, विपरीत प्रभाव डालती है।
तो यहाँ से इसको हम समझ लें। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे करना चाहिए? तो ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए? वाहनों में तीव्र हॉर्न नहीं लगाना चाहिए, रेडियो टेलीविज़न आदि को कम आवाज़ में सुनना चाहिए, उपकरणों का नियमित जांच करवाना चाहिए और शहर से दूर जो है उद्योगों को स्थापित करना चाहिए। तो इनके माध्यम से हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए कि ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में वृक्ष भी उपयोगी सिद्ध होते हैं। वृक्ष उच्च ध्वनि तरंगों का अवशोषण करने के साथ ही उन्हें वायुमंडल में विक्षेपित करने में सहायक होते हैं। सड़कों के किनारे लगे वृक्ष वाहनों की आवाज़ को रोकते हैं, जिससे बस्तियों तक शोर कम पहुंचता है। इसलिए सड़कों के किनारे जो है वृक्षों का लगाना चाहिए, और वृक्षों का लगाना ही क्या कहलाता है? ग्रीन मफलर कहलाता है। ये आपसे पूछता है कि ग्रीन मफलर क्या है, तो आप समझ गए होंगे कि ग्रीन मफलर किसे कहते हैं। सड़कों के किनारे पेड़ पौधों को लगाना ही ग्रीन मफलर कहलाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रदूषण है, अगला है, वो है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या है? मृदा प्रदूषण समस्त जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को भोजन एवं आश्रय प्रदान करती है। इस प्राकृतिक एवं मानव जनित कारणों से जब मृदा की गुणवत्ता का ह्रास होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? तो वो है कृषि द्वारा। अब कृषि द्वारा कैसे होता है? फसलों में रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा हमारी क्या होती है? प्रदूषित होती है। दूसरा, घरेलू और अपशिष्ट औद्योगिक पदार्थों के द्वारा। तीसरा है वनों के विनाश के द्वारा। चौथा है प्राकृतिक कारण, जैसे ज्वालामुखी, भूस्खलन, समुद्री तूफान, अम्ल वर्षा, मिट्टी, ये सब के कारण होता है। अच्छा, मृदा प्रदूषण का प्रभाव क्या होगा? तो देखिए, मृदा प्रदूषण के प्रभाव बहुत ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप फिगर में देख भी सकते हैं मृदा प्रदूषण के कारण। ये देखिए, ये सब मृदा प्रदूषण के कारण है। इस अम्ल वर्षा है, घरेलू चीज़ें हैं, कीटनाशक है। तो इसका प्रभाव क्या होगा? मिट्टी में रहने वाले जीव जंतु क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात होगी कि मृदा का उपजाऊपन कम हो जाता है, जिससे पेड़ पौधों एवं फसलों की वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। मृदा प्रदूषण पर पैदा होने वाली फसलों के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मृदा प्रदूषण पर हमें नियंत्रण कैसे करना है? तो देखिए, मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, कुछ उपाय करना है। जैसे फसलों में कम से कम रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। जैविक खाद को बढ़ावा देना चाहिए। गांवों तथा नगरों से निकलने वाले मल एवं गंदगी का उचित निस्तारण करना चाहिए। वनों के विनाश पर रोक लगाना चाहिए, कटाई पर रोक लगाना चाहिए, जिसके माध्यम से हम मृदा पर प्रदूषण कम कर सकते हैं। आधुनिक समाज में हमारी जीवन शैली आप देखते हो निरंतर बदलती जा रही है। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं बदलती जा रही हैं, तो इन सब पर भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। ईंधन एवं बिजली की लगातार खपत हो रही है, जैसे टीवी, फ्रिज जैसी इन सब चीज़ों को जो है कम से कम उपयोग करें। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, तो इसके माध्यम से भी हम बच सकते हैं। अब हमारा जो अगला आता है डिटर्जेंट क्या होता है कि आजकल आप देखते हैं होंगे कि साबुन, ये सर्फ के माध्यम से हम अपने कपड़े को धुलते हैं, और वो जो धुलते हैं वो नदियों, तालाबों में, समुद्रों में कहीं ना कहीं नाली के माध्यम से बहा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, पेंट सामान्यतः वो पदार्थ होते हैं जो रंगने में हमारी घरों को रंगने में या किसी काम करने में मदद करते हैं। रासायनिक पदार्थ जैसे पेंट के अंतर्गत जैसे लेड है, सल्फर है, नाइट्रोजन, इन सब का प्रयोग इस पेंट में करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। तीसरी बात, शीत प्रदूषण, एसी वगैरह जो है, एसी से जो निकलते हैं वो मतलब तो एयर कंडीशनर होते हैं, उनके उपकरणों से रासायनिक पदार्थ जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या है निकलता है। इसकी वजह से हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो इन सब को हमारे नहीं करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि हमको कुछ क्रियाकलाप करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे दिया हुआ है क्रियाकलाप, परिणाम और प्रभाव। जैसे कूड़ा करकट का जलाना, इससे क्या परिणाम होगा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और हमारा वायु प्रदूषण होगा। दूसरा है तालाबों, नदियों में पशुओं का नहलाना, इससे क्या होगा? गंदगी होगी और हमारा जल प्रदूषित होगा। तो इन सब चीज़ों से हमें बचने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। अब हमारा यहाँ पर प्रश्न और उत्तर है, आप लोग प्रश्न उत्तर को स्क्रीन पर देख लीजिए अच्छे से। मैं यहाँ पे बोल भी दे रहा हूँ। जल प्रदूषण कैसे होता है? वायु प्रदूषण को रोकने वाली गैस का क्या नाम है? ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख कारण लिखिए। मृदा प्रदूषण के नियंत्रण कैसे करना चाहिए? चूँकि हमने पूरा लेसन पढ़ा दिया, इसलिए आप लोग इसको अपने से कर लीजिएगा। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति है, इसको भी देख लीजिएगा।
और यहाँ पे दिया हुआ है सही गलत का चिन्ह लगाने के लिए है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे मिलान करने के लिए है, तो मिलान कर लीजिएगा आप लोग। मिलान करने के बाद ये देखिएगा ये सब है, तो आपका लेसन कंप्लीट हुआ। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा देंगे। धन्यवाद।